हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट लो एसोसिएट। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्शन 141 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और ओल्ड सेक्शन 136 इंडियन एविडेंस एक्ट। ये जो सेक्शन है ये हमें बताता है कि किस तरीके से जो जज है वो किसी भी एविडेंस को, सबूत को एडमिसिबल करता है अपनी प्रोसीडिंग्स के अंदर। कोई भी डॉक्यूमेंट को जब हम प्रूव करते हैं तो उसको हम एविडेंस कहते हैं। अब इसके अंदर इस सेक्शन को समझने से पहले हमें एक इलस्ट्रेशन पढ़नी पड़ेगी। इलस्ट्रेशन क्या है? हम एक केस का एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करो कि एक लड़का है अनुपम, उसने सुधीर जुनेजा को लोन पे 10 लाख रुपए दिए और 10 लाख रुपए जब दिए तो सुधीर ने 10 लाख रुपए के लिए एक प्रोमिसरी नोट साइन करके अनुपम को दे दिया और एक चेक इशू करके दे दिया अनुपम को सुधीर ने कि अगर कभी भी पैसे मैं नहीं दे पाऊंगा तो आप इस चेक को डाल दीजिए और आपके पैसे मिल जाएंगे। अब वो जो चेक उसने बैंक में डाला और वो बाउंस हो गया और उसको पैसे नहीं मिले। अब अनुपम ने सुधीर के ऊपर कोर्ट में केस डाल दिया ये कहते हुए कि जिसने मेरे पैसे नहीं दिए हैं। अब उसने केस फाइल किया। केस फाइल के दौरान उसने कुछ एविडेंस दिए। अब इसके अंदर जो फैक्ट इन इशू आया, फैक्ट इन इशू का मतलब होता है कि जो हमारे केस में, इस केस के अंदर है कि चेक बाउंस हुआ है, उसके हमें 10 लाख रुपए लेने हैं। तो अब इसके अंदर हमें ये प्रूव करना है कि हमने जो चेक हमने लिया है वो 10 लाख रुपए के लिए था। अब उसने एक लिस्ट ऑफ विटनेसेस दी, एविडेंस के पेपर दिए। क्या क्या पेपर दिए? चेक दिया, रिटर्निंग मेमो दिया, प्रोमिसरी नोट दिया और अगर कोई और लेन देन का अगर कोई और डॉक्यूमेंट है, कोई व्हाट्सएप चैट है तो वो दी। उसके बाद कोर्ट के अंदर ये केस चला और एविडेंस पे केस आ गया। अब ये आया केस में एविडेंस की स्टेज पे। एविडेंस के अंदर जब वो विटनेस आया जो जिसने केस फाइल किया है, मींस अनुपम ने, अनुपम भी इसके इसके अंदर एक विटनेस कहलाया जाएगा। जब वो एविडेंस देने के लिए आएगा कुछ डॉक्यूमेंट के साथ, चेक हुआ, रिटर्निंग मेमो हुआ, प्रोमिसरी नोट हुआ या कोई भी डॉक्यूमेंट हुआ, तो एविडेंस देने से पहले जज उनसे ये पूछेगा कि भाई ये जो आप विटनेस लगा रहे हो, अपनी जो गवाही दे रहे हो, जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं फैक्ट को प्रूव करने के लिए, क्या फैक्ट कि क्या आपने इसको लोन दिया था जिसके एवज में इसने आपको चेक इशू किया है, क्या ये रेलिवेंट है या नहीं है। अब रेलिवेंसी के लिए वो ये शो करेगा, हाँ जी सर ये रेलिवेंट है क्योंकि चेक से प्रूव हो रहा है, चेक इसने मुझे दिया है, रिटर्निंग मेमो चेक बाउंस हुआ है, प्रोमिसरी नोट कि ये प्रोमिसरी नोट पे इसने साइन करके मुझे दिया है, मैं आपसे 10 लाख रुपए ले रहा हूँ, चेक इशू करके दे रहा हूँ, तो ये सारे डॉक्यूमेंट रेलिवेंट हैं। अब इसके अंदर कोर्ट, जज उस डॉक्यूमेंट को रेलिवेंट मान के एडमिसिबल कर लेगा, अपने पास रख लेगा इसके अंदर एविडेंस फर्दर शो करने के लिए। अब इसी के अंदर एक सिचुएशन और आती है कि जो प्रोमिसरी नोट है ओ के अंदर अटेस्टिंग विटनेस है, जिसके सामने प्रोमिसरी नोट जिसके अंदर वादा करा पैसे देने का, उसके अंदर एक विटनेस है, उसका नाम है राम। अब वो कोर्ट के अंदर ये कहता है कि जी हमें एक लड़के की और गवाही करानी है जी, सोहन की। सोहन की क्यों करानी है कि जी सोहन ने के सामने पैसे दिए थे जबकि सोहन का कोई भी प्रूफ नहीं है। तो जज उस स्टेज पर ये पूछ सकता है अनुपम से कि जो तुम, ये सोहन का खुद कोई नाम नहीं है तो ये रेलिवेंट नहीं है, इसको आप गवाही में नहीं ला सकते हैं, इसको आप हटा दो। जो उसका अटेस्टिंग विटनेस है राम, आप उसको लेके आए तो वो एक एडमिसिबल है और वो रेलिवेंट नहीं है। अब इसी को ही हम पढ़ते हैं सेक्शन 1 के साथ। When either party proposes to give evidence of any fact, जब कोई भी पार्टी कोई भी एविडेंस देने के लिए, अपने फैक्ट को प्रूव करने के लिए प्रपोज करते हैं, मैं ये गवाही देना चाहती हूँ, तो द जज में आस्क द पार्टी प्रपोजिंग टू गिव द एविडेंस इन व्हाट मैनर द एलिज फैक्ट। तो जज उस पार्टी से पूछेगा, जैसे कि हमारे केस में अनुपम से पूछा कि तुम ये जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हो ये क्यों लगा रहे हो, इससे क्या होगा। तो उसने कहा कि जी इस केस से हमारा ये लोन है ये प्रूव होगा, प्रोमिसरी नोट है और चेक बाउंस है, रिटर्निंग से हमारा क्लियर हो जाएगा। कोमा इफ प्रूव्ड वुड बी रेलिवेंट, मतलब कि अगर इन फैक्ट से, चेक से, रिटर्निंग मेमो से, प्रोमिसरी नोट से या उस अटेस्टिंग विटनेस की गवाही से ये प्रूव होता है हमारा जो फैक्ट है, हमने जो लोन दिया है, तो
रेलिवेंट हो जाएगा और उसको एडमिशनेबल कर लेंगे। एंड द जज शैल एडमिट द एविडेंस इफ ही थिंक्स दैट द फैक्ट इफ प्रूव्ड वुड बी रेलिवेंट एंड नॉट अदरवाइज। एंड नॉट अदरवाइज का मतलब कि जो अटेस्टिंग विटनेस है वो राम था, लेकिन जो हमारा जो केस का बंदा था अनुपम, वो क्या करता है कि मुझे सोहन की गवाही करानी है क्योंकि सोहन वहां मौजूद था, तो सोहन की गवाही रेलिवेंसी है नहीं, सोहन का जब कोई प्रूफ ही नहीं है तो उसको नोट अदरवाइज में आ जाएगा। जो जज साहब हैं उसको वो मना कर देंगे, नहीं तुम नहीं आ सकते। अब क्लोज 2 शुरू होता है। अब हम इसी केस से क्लोज 2 को लेके आते हैं। अब उन्होंने डॉक्यूमेंट लगाए, डॉक्यूमेंट के अंदर प्रोमिसरी नोट लगाया, प्रोमिसरी नोट के अंदर उसने फोटोकॉपी प्रोमिसरी नोट की लगा दी। प्रोमिसरी नोट की फोटोकॉपी जब लगाई तो कोर्ट के अंदर उसने कहा कि अभी मेरे पास प्रोमिसरी नोट की फोटोकॉपी है, ओरिजिनल किसी और के पास है, मैं वहां से लाके ओरिजिनल को मैं प्रूव कर दूंगा। अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर दो फैक्ट खड़े हो गए। पहला फैक्ट खड़ा हो गया प्रोमिसरी नोट की फोटोकॉपी, दूसरा खड़ा हो गया ओरिजिनल प्रोमिसरी नोट। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ओरिजिनल प्रोमिसरी नोट है, जो सेकंड फैक्ट है, सेकंड तथ्य है, उसको पहले प्रूव करना पड़ेगा, तब ये फोटोकॉपी को हम प्रूव कर पाएंगे। उस डॉक्यूमेंट को लाएंगे, फिर वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होगा। अब इस केस के अंदर क्लोज 2 क्या कहता है, इफ द फैक्ट proposed to be proved is one of which evidence is admissible, only proof of some other fact। मतलब कि अगर कोई भी फैक्ट, जैसे कि प्रोमिसरी नोट की फोटोकॉपी है जिसके में एडमिशन किया है कि मैंने लोन लिया है, उसको वो प्रपोज करता है कि जी इसको मैं प्रूव करना चाहता हूं एविडेंस के अंदर, लेकिन वो कब प्रूव होगा, जब उसकी ओरिजिनल रिकॉर्ड पर आएगी, कोमा। अब यहाँ पे ओरिजिनल रिकॉर्ड पर आएगी, वो कैसे प्रूव होगा, कोमा, सच लास्ट मेंशन्ड फैक्ट मस्ट बी प्रूव्ड बिफोर एविडेंस इज गिवन ऑफ द फैक्ट फर्स्ट मेंशन्ड। मतलब जो सच लास्ट मेंशन फैक्ट, सच लास्ट मेंशन फैक्ट के पहले कोमा है, कोमा बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस है यहाँ पर। सच लास्ट मेंशन फैक्ट जो कहा जा रहा है वो सम अदर फैक्ट को कहा जा रहा है, मतलब कि फैक्टर नंबर 2 ओरिजिनल प्रोमिसरी नोट। तब ये कहा गया सच लास्ट मेंशन फैक्ट मस्ट बी प्रूव्ड बिफोर एविडेंस इज गिवन ऑफ द फर्स्ट फैक्ट मेंशन्ड। जब प्रोमिसरी नोट को हम कोर्ट के अंदर लेके आएंगे तब वो डॉक्यूमेंट जो है उसको वो पढ़ा जाएगा। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन आती है कि अगर सिचुएशन ये आती है कि जी अभी हाल फिलहाल में आप जो फोटोकॉपी है उसको पढ़ लो, हम ओरिजिनल को बाद में ले आएंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कोमा, unless the party undertakes to give proof of such fact, comma, and the court is satisfied with such undertaking। मतलब कि पार्टी अंडरटेकिंग देती है कि जी अभी ये डॉक्यूमेंट को आप रख लो, हम अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट को हम बाद में लाके हम प्रोड्यूस कर देंगे और ये डॉक्यूमेंट को हम एविडेंस में ले आएंगे। अब सिचुएशन क्या होती है कि जब कोई भी डॉक्यूमेंट एविडेंस में हम लेके आते हैं तो वो होता है एग्जिबिट। कोई भी डॉक्यूमेंट एविडेंस में एडमिसिबल तब होता है जब उसके ऊपर एग्जिबिट लिखते हैं। फोटोकॉपी पहले मार्क की जाती है, फोटोकॉपी हो गई सेकेंडरी एविडेंस, और जब हम प्राइमरी एविडेंस मतलब ओरिजिनल हम प्रोमिसरी नोट को लेकर आएंगे तो फिर वो जो मार्क है फिर वो एग्जिबिट हो जाएगा और वो डॉक्यूमेंट एडमिट होगा और वो बाद में पढ़ा जाएगा। अब सिचुएशन इसी केस के हम लेते हैं तीसरी, प्रोमिसरी नोट फोटोकॉपी है वो प्रूव हो गई, जो चेक है वो एविडेंस में आ गया, वो रेलिवेंट है, जो अटेस्टिंग विटनेस है वो भी आ गया, वो भी रेलिवेंट हो गया है, क्लोज 1 और 2 में हो गई। अब आता है क्लोज 3। क्लोज 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर क्या सिचुएशन आती है कि जी 10 लाख रुपए दिए थे अनुपम ने सुधीर को, और चेक दिया था सुधीर ने, तो उस सिचुएशन में अगर क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो 10 लाख रुपए तुम भाई कहां से लाए, 10 लाख रुपए लाए कहीं से तो लाए हो गए आप, तो 10 लाख के तो कहते हैं जी मैं तो बैंक से लाया था, या मैंने 5 लाख रुपए उससे उधार लिए थे, 3 लाख रुपए मैंने बैंक से लिए हैं, या 10 लाख रुपए की वो डिटेल देते। तो उस सिचुएशन में एक फैक्ट से 3 4 5 फैक्ट खड़े हो गए। पहला फैक्ट क्या है, 10 लाख रुपए देना। 10 लाख रुपए कहां से आए कि जी बैंक से आए हैं, फ्रेंड से आए हैं, रिलेटिव से आए हैं, सेविंग से आए हैं, कैश से आए हैं, कुछ घर पर रखा था। अब इस सिचुएशन में इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए 10 लाख को प्रूव करने के लिए हमें वो क्या करेगा, इन फैक्ट्स को प्रूव करेगा।
बैंक विड्रॉल स्लिप लाएगा, फ्रेंड्स को लेके आएगा, फ्रेंड्स की गवाही करवाएगा, फ्रेंड्स की एविडेंस लेके आएगा, ताकि ये प्रूव हो कि ये जो फैक्ट है 10 लाख रुपए का, ये हमारा प्रूव हो रहा है। इस सिचुएशन में जो जज है, जज क्या कर सकता है, या तो आप इस 10 लाख को प्रूव करो, या तुम इन सारे डॉक्यूमेंट्स को तुम प्रूव करो। तो ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करके फिर एक फैक्ट जो ए है वो प्रूव होगा। अब क्या कह रहा है, हम बेयर एक्ट को देखते हैं। इफ द रेलिवेंसी ऑफ वन एलिज फैक्ट डिपेंड्स अपॉन अनदर एलिज फैक्ट बीइंग फर्स्ट प्रूव्ड, मतलब कि एक जो फैक्ट है वो डिपेंड करता है दूसरे फैक्ट के ऊपर जिनको हम पहले प्रूव करें, कोमा द जज में, कोमा इन हिज डिस्क्रिशन, जज की डिस्क्रिशन है, कोमा आइदर परमिट एविडेंस ऑफ द फर्स्ट फैक्ट टू बी गिवन बिफोर द सेकंड फैक्ट इज प्रूव्ड, मतलब कि वो परमिशन देगा कि या तो तुम 10 लाख को प्रूव करो, कहां से लाए, कोमा बिफोर द सेकंड फैक्ट इज प्रूव्ड, और रिक्वायर एविडेंस टू बी गिवन ऑफ द सेकंड फैक्ट बिफोर एविडेंस इज गिवन ऑफ द फर्स्ट फैक्ट। इसके अंदर क्लोज 3 के अंदर जो कंफ्यूजन नहीं है, क्लोज 3 के अंदर कहा गया है कि अगर दो फैक्ट हैं, दो फैक्ट के अंदर एक वन फैक्ट है जो डिपेंड कर रहा है दूसरे फैक्ट्स के ऊपर, तो उस स्थिति में जज की ये डिस्क्रिप्शन है कि परमिट कर सकता है या तो आप पहले फैक्ट को प्रूव करो सेकंड फैक्ट से पहले, सेकंड फैक्ट मतलब 10 लाख का जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको प्रूव करो कि कहां से लाए, या दूसरा है जो 10 जो अलग अलग जो सोर्सेज है, बैंक विड्रॉल हुआ, फ्रेंड्स हुआ, कोई भी कहीं से भी कैश आया, प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करी, आप उसको प्रूव करो 10 लाख से पहले। तो इसके अंदर रेलिवेंसी देखी जाती है कि किस तरीके से आप इन पे हमने 10 लाख रुपए को कलेक्ट किया है। तो इसी तरीके से ये सेक्शन 143 सब क्लोज 3 कहता है। अब इसकी जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन भी यही बात कह रही है। जो ए नंबर इलस्ट्रेशन है, ए जो इलस्ट्रेशन है वो ये कहती है कि अगर हमें किसी केस में डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करनी है, डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले फाउंडेशनल फैक्ट, मतलब कि फैक्ट बी, फाउंडेशनल फैक्ट बी क्या है, फैक्ट बी है कि हमें पहले ये शो करना पड़ेगा कि जिसकी डाइंग डिक्लेरेशन वो डेड है। अब वो जब डेड है व्यक्ति, जब ये प्रूव होगा डाइंग डिक्लेरेशन ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी। इसी तरीके से जब हम फोटोकॉपी लगाएंगे, फोटोकॉपी के अंदर अब ओरिजिनल को जब हम लेके आएंगे, जब ओरिजिनल प्रूव होगा तो फोटोकॉपी ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी। जो डी है, डी के अंदर भी यही है कि अगर किसी फैक्ट ए है जो कि किसी कारण से इफेक्ट में आता है, जिसके इंटरमीडिएट फैक्ट्स है बी सी एंड डी, मतलब ए से बी सी डी बन रहा है, 10 लाख से 3 4 5 6 बने, 10 लाख रुपए कहां से आए, तो उस वो सारे हम प्रूव कर सकते हैं, बी सी डी प्रूव कर दो या ए प्रूव कर दो, तो इस तरीके से रेलेवेंसी हो जाएगी। कुल मिला के 141 1 2 3 सबसे 1 में एडमिसिबल होगा, सेकंड कि ये हमारे केस में जो एविडेंस ला रहे हो रेलिवेंट है या नहीं है, 2 के अंदर एडमिसिबिलिटी होगी, 3 के अंदर रेलिवेंसी होगी। इस तरीके से 141 बनता है। अब इसके हम एक एग्जांपल हम और लेते हैं, एक लेते हैं हम कमर्शियल सूट का एग्जांपल, जिसके अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को सामान दिया और दूसरे व्यक्ति ने, हम ए को ए लगा लेते हैं, बी लगा, ए ने बी को सामान दिया, ए ने कहा अपना सामान बेचा बी को, बी ने उसके पैसे नहीं दिए, ए ने सूट डाल दिया रिकवरी का, ए ने लगा दिया टैक्स इनवॉइसेस लगा दिए, कॉन्ट्रैक्ट लगा दिया, लेजर लगा दिया, बैलेंस शीट लगा दी, व्हाट्सएप चैट्स लगा दिए जिसके अंदर बी कह रहा है मुझे पैसे देने हैं। अब कोर्ट के अंदर केस फाइल हो गया, लिस्ट ऑफ विटनेसेस चली गई, ऑर्डर एग्जामिनेशन विटनेसेस चली गई। उसके बाद जो सिचुएशन अब आती है 141 इसी केस के अंदर 141 के अंदर हमने जो डॉक्यूमेंट लगाए रेलिवेंसी शो करने के लिए विटनेस के, पहला हमने लगाया लेजर रेलिवेंट है, टैक्स इनवॉइसेस रेलिवेंट है, बैलेंस शीट रेलिवेंट है, व्हाट्सएप चैट रेलिवेंट है, कॉन्ट्रैक्ट रेलिवेंट है। अब हमारा इसके अंदर एविडेंस हुआ, विटनेसेस आई। अब इसके अंदर सेकंड पार्ट आया, सेकंड पार्ट के अंदर ये आया कि बी ने कहा कि जी नहीं, इसके अंदर जी जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये मेरे साथ गलत हुआ है, ये जो अकाउंट है स्टेटमेंट है लेजर है ये बड़ा ही गलत बनाया गया है, और ये सामान मेरे पास इतने का सामान नहीं आया जितने का इन्होंने लेजर बनाया गया है। तो उस स्थिति में जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की जो फोटोकॉपी जब हम ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की फोटोकॉपी से मिला देंगे तो वो पार्ट 2 आ जाएगा। लेजर या कोई भी डॉक्यूमेंट अगर वो एडमिट हो जाता है तो पार्ट 1 में जाएगा, वो पार्ट 1 में जाएगा जो डॉक्यूमेंट एडमिट होगा।
क्योंकि पार्ट बी का मतलब है वो फैक्ट जो दूसरे फैक्ट पे डिपेंड करता है। अब आ गया हमारा पार्ट थ्री। पार्ट थ्री मतलब हमें जब टैक्स इनवॉइसेस वो कह रहा है कि मुझे सामान नहीं आया, तो उस स्थिति में हमें एक चैन बनानी पड़ेगी कि ये सामान कैसे कैसे उस तक पहुंचा है बी तक। बिल टी हुआ, गेट पास हुआ, डिस्पैच रजिस्टर हुआ, या बी के किसी एजेंट ने ये सामान रिसीव किया, या कोई भी ऐसा फैक्ट, ताकि ये पूरी कंप्लीट एक चैन हो जाए। तो इसके अंदर पार्ट 1, 2 और 3 ये आ गए। अब हम लेते हैं क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस के अंदर सपोज करो कि ए के ऊपर एलिगेशन है कि उसने बी का मर्डर करा है। अब इस स्थिति में पुलिस ऑफिशियल्स ने एक चार्जशीट फाइल की। चार्जशीट फाइल के अंदर उसने डॉक्यूमेंट्स लगाए, डिस्क्लोजर लगाया, कन्फेशन लगाया। डिस्क्लोजर मतलब कि जो भी कहता है कि हमने ये अपराध किया है, फर्स्ट डिस्क्लोजर स्टेटमेंट की। नाइफ रिकवर कर लिया जिससे मर्डर किया गया है। अब इस स्थिति में पार्ट 1 सबसे पहले पुलिस ऑफिशियल इसके अंदर कंप्लेंट को लाएंगे, विटनेसेस को लाएंगे। उसके अंदर पार्ट 2 अगर कोई भी कन्फेशन है जिसके अंदर उसने कहा कि हाँ जी मैंने मर्डर किया, अगर वो प्रूव हो जाता है कि कोई भी थ्रेट नहीं है, कोई कुछ नहीं जी, मैंने अपनी इच्छा से कन्फेशन दिया है, तो पार्ट 2। पार्ट 3 के अंदर उस मर्डर से कनेक्टेड सारी डिटेल्स कि क्या क्या मोटिव था, किस तरीके से मारा, चाकू कहाँ से लिया, कहाँ पर वो खड़ा हुआ था, उस चाकू के ऊपर ब्लड स्टेन्स हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, एक्सपर्ट विटनेस, मतलब कि एक फैक्ट से कई सारे फैक्ट्स निकल गए, वो चैन ऑफ सीक्वेंस हो गया। तो इस तरीके से ये 141 डिसाइड करता है कि किस तरीके से हमें एविडेंस करनी चाहिए। बाकी अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स हो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। हम एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल है पोक्सो के केस का। अब एक पोक्सो के केस के अंदर ए के ऊपर एलिगेशन लग गया पोक्सो केस में बी के अगेंस्ट उसने गलत कार्रवाई की है और रेप वगैरह कमिट किया गया है। इस केस में एफआईआर रजिस्टर हुई पोक्सो के अंदर। उसके अंदर जो एज वेरीफाई करने के लिए एक स्कूल का रजिस्टर लगाया गया। स्कूल के रजिस्टर में उसकी एज आ गई 17 ईयर्स या समथिंग। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन फाइल की गई। डॉक्यूमेंटेशन फाइल करने के अंदर जो एक्यूज्ड है उसने ये कहा कि नहीं जी, इसकी जो एज है वो माइनर नहीं है और वो मेजर है। उस स्थिति में उसका बोन ओसिफिकेशन टेस्ट हुआ। बोन ओसिफिकेशन का मतलब होता है अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी का भी नहीं होता है तो उस स्थिति में जो डॉक्टर हैं वो उसका बोन टेस्ट कराते हैं जिससे एज मिलती है। उस रिपोर्ट के अंदर उसकी एज आ गई ज्यादा, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिससे उसकी माइनर प्रूव हुई। तो इस स्थिति में जो कोर्ट है, कोर्ट सबसे पहले ये एविडेंस करवा सकती है, ये उसका कोर्ट का डिस्क्रिशन है, ये क्लोज पार्ट 3 141 का, कि या तो वो माइनर प्रूव करे पहले या वो रेप कमिट प्रूव करे। क्योंकि अगर वो माइनर से मेजर प्रूव हो गई एविडेंस के दौरान तो जो पोक्सो है वो हट जाएगी। तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि आप कोई भी फैक्ट को पहले ले सकते हैं, या तो फर्स्ट को प्रूव कर दें माइनॉरिटी को, या रेप को पहले प्रूव दें माइनॉरिटी को। ये कोर्ट की टोटली डिस्क्रिशन है। थैंक यू।